Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's video lecture. As you all know that we are currently studying chemical equilibrium from paper A. And in this unit we have already discussed what does equilibrium mean. We have also divided the equilibrium into two types, that is physical equilibrium and chemical equilibrium. But as I have already told you that it is the chemical equilibrium which we have to study being chemistry students or chemistry teacher. ठीक, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमने जानना है जो ये इक्विलिब्रियम होता है क्या, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, इससे पहले कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ले, थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला हुआ है हमारा ये इक्विलिब्रियम जो है, बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, ये एक स्टेट होता है या एक स्टेज होता है। अगर आपको याद होगा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट और इट इज ए स्टेज इन ए रिएक्शन, बट रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए। इट इज ए स्टेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रख लीजिए, इट इज स्टेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन at which the rate of forward reaction exactly becomes equal to rate of backward reaction। आप सबको पता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है इसमें दो प्रोसेस होती है, एक फॉरवर्ड प्रोसेस होती है, दूसरी बैकवर्ड प्रोसेस होती है। यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, यही रिएक्शन जो होती है जिसमें दो तरह की रिएक्शन रहती है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है अंडर सेम कंडीशंस। इसमें एक स्टेट आता है या एक स्टेज आता है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली बराबर होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, इससे क्या होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो एट दिस स्टेज जो रहेगा वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो रहती है एक केमिकल रिएक्शन की वो कांस्टेंट रहेगी। दैट इज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो चेंज नहीं होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन जो है ए बी सी या डी की वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। कलर हमारा जो है रिएक्शन का वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, जिनको हम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बोलेंगे वो चेंज नहीं होगा। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसी इक्विलिब्रियम के हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट और इट इज ए स्टेज इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम या कलर बोल सकते हैं डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। At this stage, the rate of forward reaction exactly becomes equal to rate of backward reaction. That state is called as equilibrium। ठीक, इस स्टेट को या इस पॉइंट को एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोला जाता है। इसी के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रख लीजिए जो इक्विलिब्रियम का रहेगा, एट इक्विलिब्रियम द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम पहली प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहेगा एट इक्विलिब्रियम, याद रख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज और मेजरेबल प्रॉपर्टीज भी हम लिखेंगे। द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज और मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और हम कलर बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कलर, रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहां पे याद रख लीजिए, डज नॉट चेंज with the passage of time। याद रख लीजिए, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। जिस टाइम मैंने आपको इक्विलिब्रियम समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने साइमल्टेनियसली समझाया है। क्योंकि सिलेबस को कवर करना है इसलिए मैं रिपीट कर लेता हूं, इनको थोड़ा अलग से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है इसके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं। आप सबको पता है एक रिएक्शन होनी चाहिए जो रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी कि जिसमें हमारा रिएक्टर जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए और हमारा प्रोडक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होना चाहिए रिएक्टर में। इसी रिएक्शन में एक स्टेज आता है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर रहती है।
एट दैट स्टेज, याद रख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक concentration of reactant or concentration of product, in this case concentration of A and concentration of B, similarly the concentration of C and D being products, they will remain constant. सिर्फ concentration ही नहीं, temperature भी constant रहेगा, pressure भी constant रहेगा, color जो है वो भी constant रहेगा। ठीक, जिनको हम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिएक्शन बोलेंगे, वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज नहीं होगा, दैट इज दे विल रिमेन कांस्टेंट। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूं। आपके लिए मैंने एक ग्राफ बना के रखा है। मैंने एक्स एक्सिस से टाइम लिया हुआ है, यहां से टाइम इंक्रीज हो जाता है और यहां से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक, इसके लिए आप ये वाली रिएक्शन ले लीजिए या आप ये वाली रिएक्शन ले लीजिए। आप सबको पता है जब एक रिएक्शन होती है, मान लीजिए ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी एंड डी, इसमें क्या हो जाता है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के साथ। दैट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम A will react with B to form C and B. That is with the passage of time, concentration of A and concentration of B will decrease. ठीक, जो मैंने यहां पे बोला है, देख लीजिए। सबसे पहले जो मैंने बोला है एट टाइम t इक्वल टू 0, इनकी कंसंट्रेशन जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम रहेगी, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 जो रहेगी वो रहेगी 0। देख लीजिए, यहां से कंसंट्रेशन लेंगे, मान लीजिए दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इट इज मैक्सिमम व्हेन टाइम इज 0, एट टाइम 0 इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही वक्त गुजर जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब क्या करेगा, ए विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद बी। जैसे ही ए रिएक्ट के बी के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद स्टार्ट डिक्रीजिंग। मैंने लिया हुआ है, यहां तो हम रिएक्टेंट लिखेंगे, यहां तो हम ए प्लस बी लिखेंगे, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो ग्राफ ऑफ दिस विल बी लाइक दिस। ठीक, समझ आ रहा है। इसके बाद आप यहां पे आ जाइए, क्योंकि पहले जो टाइम था, हमने जो यहां से टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, वहां से इसकी रिएक्शन कंसंट्रेशन जो थी वो 0 थी। आफ्टर सम टाइम, दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, दैट मींस ओरिजिनल कंसंट्रेशन से कम रहेगी, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अब कुछ ना कुछ होगी, इसकी कंसंट्रेशन एक कन्वर्ट होकर यहां चला जाएगा। लेकिन जैसे ही C और D अब बन जाएगा, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी C एंड D, when there is C and D, C will react with D to form A and B, ये आपको पता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ A और B की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि यही रिएक्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है C और D में। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो C और D की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। यहां पे देख लीजिए, when time 0 था, when time was 0, the concentration of product was 0। लेकिन जैसे ही वक्त गुजर जाता है, हम टाइम को आगे ले जाते हैं, टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती है। यहां पे दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसी रिएक्शन में एक स्टेज आता है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर बराबर होती है, जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप समझिए, जितना एक सेकंड में A प्लस बी कन्वर्ट होके C और D में चला जाता है, उसी एक सेकंड में C और B बराबर उतना ही वापस कन्वर्ट हो जाएगा A और B में। मान लीजिए एक सेकंड में इसके 2 मोल कम हो रहे हैं, क्यों, ये रिएक्ट होके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, C और D में। लेकिन उसी एक सेकंड में C और D वापस होके प्लस 2 मोल बना रहे हैं, A और B के 2 मोल बना रहे हैं। दैट मीन्स नेट इफेक्ट क्या रहा, एक सेकंड में 2 मोल फॉरवर्ड रिएक्शन में कम हो गए, उसी एक सेकंड में बैकवर्ड रिएक्शन में वो 2 मोल बन के आ गए। दैट मीन्स कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन में पर सेकंड 2 मोल कम हो रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में पर सेकंड 2 मोल ऐड हो रहे हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है। वही मैं यहां पे बोल रहा हूं, पहले रिएक्शन कम हो जाएगी,
इसकी रिएक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक स्टेज आएगा, देख लीजिए यहाँ पे, अब रिएक्शन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट है, गैप इनके बीच में बराबर रह रहा है, ना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से अब ना कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना कंसंट्रेशन कम हो रही है, ग्राफ पैरेलल आ रहा है टाइम के साथ, देख लीजिए, ना कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना कम हो रही है, ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, ये क्या हो रही है, कांस्टेंट। इसी पॉइंट को एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बोला जाता है, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट विद द पासेज ऑफ टाइम। वक्त गुजर रहा है लेकिन इसका और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देख लीजिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक इक्विलिब्रियम का, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ये आप याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। We know that at equilibrium A plus B will react to form C plus D, but C and D will react to form A and B. ठीक, there will be one stage in this reversible reaction when rate of forward reaction will be exactly equal to rate of backward reaction, ये सबको पता है। ठीक, we know that at equilibrium the observable or measurable properties remains constant, but thus this consistency does not mean that reaction is stopped. Remember, A और B being reactant, C and D being products, इन सब की कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये कांस्टेंट रहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुकी हुई है, रिएक्शन जो है वो रुकी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है। The concentration of reactants and products is constant, not because the reaction is stopped, but only because the rate of forward reaction is exactly equal to rate of backward reaction. यहां पे आप ये बात समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर का मतलब ये हुआ दैट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ए रिएक्ट हुआ है बी के साथ, बनाता है सीओडी, हम क्या करते हैं, हमको पता चलता है रिएक्शन हो जाती है या नहीं है, किससे पता चल जाता है, इसकी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रहती है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टीज का चेंज होना ये बता देता है, ये इंडिकेट करता है वेदर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। लेकिन उधर से हमने दूसरी बात बोली, एट इक्विलिब्रियम दीज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस दे डज नॉट चेंज विद टाइम। जब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाता है रिएक्शन नहीं हो रही है, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। याद रख लीजिए, डायनामिक इन नेचर का मतलब ये हुआ एट इक्विलिब्रियम द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट डज नॉट मीन दैट रिएक्शन इज स्टॉप, रिएक्शन जो है ये स्टॉप नहीं हो चुकी होती है। इंस्टेड यहां पे रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ड्यू टू विच देयर इज कंसिस्टेंसी इन द प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच दीज प्रॉपर्टीज मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद टाइम। यही मतलब का है डायनामिक इन नेचर का। फिर से देख लीजिए, डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक in nature. We know that at equilibrium, the observable properties remain constant. That is, these observable properties. For example, हम कलर की बात करेंगे, कलर इंक्रीज ना हुआ है ना डिक्रीज हुआ, कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। जब कलर चेंज ही नहीं होता है, ना कलर चेंज होता है ना इंटेंसिटी चेंज होती है, तो इसका मतलब क्या यही हुआ रिएक्शन स्टॉप हुई है ना। इसका मतलब यह है रिएक्शन चल रही होती है, रिएक्शन बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रही है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट एक ही है, जिसकी वजह से देयर ऑकर्स कंसिस्टेंसी इन प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। दैट मींस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब है
reaction does not stop at equilibrium, that reaction is not stopped, but at equilibrium there occurs two reactions, forward reaction and backward reaction, whose speed remains constant, which is called as dynamic in nature. क्योंकि हमें confusion हो जाता है, हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है, अगर आपको देखना है रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है तो आपको किससे पता चलेगा? 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, अगर एक रिएक्शन हो जाती है दैट मींस कंसंट्रेशन कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, अगर एक रिएक्शन हो जाती है कलर चेंज हो जाता है, एक रिएक्शन होने का मतलब है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक रिएक्शन होने का मतलब है दैट इज प्रेशर चेंज हो रहा है। अब चूंकि ये रिएक्शन है, इसमें ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो है ये कांस्टेंट रह रही है, दैट मींस दे आर नॉट चेंजिंग। व्हेन दे आर नॉट चेंजेस डज दैट मीन रिएक्शन इज स्टॉप्ड? नो, reaction is not stopped. Instead there occurs two reactions whose rates are same due to the equivalence. Due to this, rate of forward reaction is exactly equal to rate of backward. It is due to this reason there remains consistency in observable properties. अगर observable properties change नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है reaction stop हुई है। इंस्टेंट इसका मतलब ये है, ये इसलिए हुआ है क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर एक सेकंड में इसके 4 मोल कम हो रहे हैं, उसी एक सेकंड में बैकवर्ड रिएक्शन में 4 मोल बन के आ रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, नॉट बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इन नेचर। नोट डाउन कर लीजिए। इसका भी अगर हम चाहे तो इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं। यहां पे देख लीजिए, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज टाइम। ठीक, देख लीजिए यहां पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। ठीक, और ये जो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो जाता है? बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। एक वक्त आएगा जब रेट यहां पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। At equilibrium, this is rate of forward reaction, this is equal rate of backward reaction. That at equilibrium, rate of forward reaction is exactly equal to rate of backward reaction. But when time is 0, rate of forward reaction is maximum. When time is 0, rate of backward reaction is 0. लेकिन with the passage of time, rate of forward reaction will decreasing. With the passage of time, rate of backward reaction will start increasing. There will be one point when rate of forward reaction, this point. At this point, rate of forward reaction is exactly equal to rate of backward reaction. Hence, this is called as equilibrium in nature. इसी की वजह से यही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होने की वजह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देयर ऑकर्स कंसिस्टेंसी, नॉट रिएक्शन इज स्टॉप्ड। दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक इन नेचर। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तीसरा कैरेक्टर जो रहेगा, थर्ड कैरेक्टर जो रहेगा इसका इक्विलिब्रियम का थर्ड कैरेक्टर, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड और अचीव्ड इन क्लोज्ड चेंबर। ये बात मैंने पहले भी बोली है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड चेंबर। ये बात मैंने पहले भी बोली है। अगर आप एक रिएक्शन जो है जो कि रिवर्सिबल है, अगर आप इसको ओपन चेंबर में कर रहे हो तो यही रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल बन जाएगी। जब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल बन जाएगी तो इक्विलिब्रियम अचीव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? यहाँ पे आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास N2 गैस है प्लस थ्राइस H2 गैस है और हाइबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है। इसमें हमारा अमोनिया बनता है, ये भी गैस है, और 92 किलो जूल जो हीट है वो बाहर आ जाता है। मान लीजिए ये रिएक्शन आपने क्लोज्ड चेंबर में नहीं की है। अगर आप इस रिएक्शन को ओपन चेंबर में करते हो, ठीक, प्रोडक्ट बीइंग गैसियस इन नेचर, तो गैस एस्केप हो जाएगा। जब ये एस्केप हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट एक्ट कौन करेगा? ठीक, सीधी सी बात है। इफ यू आर कैरिंग दिस रिएक्शन इन ओपन चेंबर, द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स विल एस्केप। जब इनमें से मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा एस्केप हो गया, जब यही प्रोडक्ट एस्केप हो जाता है तो ये रिएक्ट क्या करेगा? या मान लीजिए आपने ये वाली हीट जो है इसको बाहर निकाला, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फेंका, तो जब इसमें हीट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी बैकवर्ड रिएक्शन में तो रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे होगी? जब रिएक्शन ही रिवर्सिबल नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन अगर आपने इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको रिएक्शन क्लोज्ड चेंबर में करनी पड़ेगी।
इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड चेंबर। क्यों क्लोज्ड चेंबर? बिकॉज अगर आपने क्लोज्ड चेंबर नहीं लिया है, वहां पे चांसेस रहते हैं कुछ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का जो कि इक्विलिब्रियम, जो कि चेंबर छोड़ के भाग जाएंगे। अगर कुछ बाहर आ जाता है, मान लीजिए प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, रिएक्टर बाहर आ जाता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी ही नहीं। जब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगी तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बनाएंगे। जब रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं बनेगी तो आपका इक्विलिब्रियम भी अटेन नहीं होगा। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। याद रख लीजिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए। हम ए और बी से स्टार्ट कर सकते हैं और सी और डी बना सकते हैं, यहां से भी इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। पहले ए और बी को रिएक्ट करा लेंगे, फिर भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। या आप ऐसे कर सकते हो, आप सी और डी से भी स्टार्ट कर सकते हो और आपका ए और बी बन जाएगा। आप रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो। आप ए और बी से स्टार्ट कर लीजिए तब भी इक्विलिब्रियम बन जाएगा, आप सी और डी से स्टार्ट कर लीजिए तब भी इक्विलिब्रियम बन जाएगा आपका। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, इसी का मतलब हुआ। अगर हम एग्जांपल ले ले, N2O2 gas, it gets converted into twice NO. Whether you start with N2O2 or twice NO, equilibrium can be attained from this side or this side. That is called as equilibrium can be attained from both sides. You can start from N2O2 or you can start from twice NO. ठीक, सिमिलरली यहां पे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को चेंबर में ले लीजिए, फिर आप इक्विलिब्रियम अटेन कर लीजिए, या आप अमोनिया ले लीजिए, इसको हीट दे दीजिए, वहां से भी आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। एक और प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो रहेगी, याद रख लीजिए, एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, आपने एक बार इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया, इट विल कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट टाइम। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप रिएक्शन की कंडीशन चेंज नहीं करते हो। दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट इक्विलिब्रियम वंस अटेन्ड रिमेन्स till infinite till the time you change the condition of the equilibrium। जब तक आप रिएक्शन की कंडीशन चेंज नहीं करोगे तब तक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम, फिर से देख लीजिए, एक बार आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, एक बार एक रिएक्शन ने, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया, ये तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा जब तक आप रिएक्शन की कोई कंडीशन चेंज नहीं कर लेते हो। इट विल कंटिन्यू टू रिमेन अनलेस एंड अनटिल यू चेंज एनी वन ऑफ द कंडीशंस, वन और मोर कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। आपको या रिएक्टेंट चेंज करना पड़ेगा या प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर चेंज करना पड़ेगा, या कोई और चीज चेंज करना पड़ेगा। ठीक, लास्ट में एक कैरेक्टर और बोलूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। याद रख लीजिए लास्ट वाला, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम का कोई असर नहीं रहता। The catalyst does not affect the condition of the equilibrium। याद रख लीजिए, अगर मेरे पास रिएक्शन है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, यहां पे मैंने आयरन लिया हुआ है, कैटलिस्ट कोई भी असर नहीं करता इक्विलिब्रियम पे। हाँ, एक चीज करेगा, इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, जल्दी अटेन करने के लिए कैटलिस्ट का मदद लिया जा सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेंज नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट। व्हाई सो? बिकॉज वी नो कैटलिस्ट ओनली अल्टर्स द रिएक्शन, ये इफेक्ट नहीं करता प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे। ठीक, अब क्या करेगा, आपने कैटलिस्ट डाल दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी, बैकवर्ड रिएक्शन भी जल्दी जल्दी होगी। इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो जल्दी अटेन हो जाएगा, नथिंग एल्स विल हैपन। ठीक, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए रिएक्शन। ठीक, इसके बाद
इक्विलिब्रियम जो रहता है वो दो तरह का रहता है, ये याद रख लीजिए। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Why so? It only alters the rate of forward as well as backward direction. इक्वली उससे इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, याद रख लीजिए। अब आप यहां पे देख लीजिए एक और चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। केमिकल इक्विलिब्रियम may be homogeneous or heterogeneous. Equilibrium is of two types. There is homogeneous chemical equilibrium and heterogeneous chemical equilibrium. बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन पता होना चाहिए what is homogeneous chemical equilibrium and what is heterogeneous chemical equilibrium. एग्जाम्पल दोनों में मैं दे दूंगा, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। N2 प्लस O2 ट्वाइस NO बनाएगा, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। देख लीजिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट एक ही है या फेज एक ही है। इफ द फेज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम, इफ द फेज या हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट अगर सेम है, देन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है। बात समझ आ रही है? या हम ऐसे लिखे H2 गैस है, Cl2 गैस है, बनाता है ट्वाइस HCl, ये भी क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फेज जो है वो एक ही है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट जो है एक ही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। सो ए केमिकल इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी होमोजेनियस if all the reactants and products are present in the same phase, if all the reactants and products are present in the same physical state. On the other hand, opposite अगर हो जाता है तो हम heterogeneous बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। देख लीजिए इसका फेज सॉलिड फेज, इसका फेज गैस है। if reactants and products are present in different phase, if one of the reactants or one of the products are present in different phase, सबका फेज एक ही नहीं है, सबका फिजिकल स्टेट एक ही नहीं है, then equilibrium is called as heterogeneous equilibrium। ठीक, इसके बाद आप रहेगा quantitative relationship between concentration and rate of reaction. We know that with increase in concentration rate of reaction increases, लेकिन कितनी कम या कितनी ज्यादा। Quantitative relationship, that is law of mass action, that will be discussed in next lecture.